निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मैं प्रदीप वाजपेयी करता हूँ। आज हम भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर एक विश्लेषण करने की निरपेक्ष तुलनात्मक प्रयास करेंगे कि वर्तमान की भारतीय राजनीति का संबंध किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं से। आप जानते हैं कि बिना आधार के, बिना नींव के किसी इमारत का निर्माण संभव नहीं होता। तो हमारी सभ्यता का आधार क्या है? क्योंकि जो बिलीव्स होती है, जिसे हम अपनी धरोहर कहते हैं, जिसे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, या वास्तुकला कह लीजिए, कला का क्षेत्र हो, या अलग अलग तरह की जो है ना हमारा समाज जो है ना गतिविधि करता है, और इसका उत्तरोत्तर जो है ना उसमें विकास की प्रक्रिया में इसका योगदान बढ़ता जाता है और वो समृद्ध होता जाता है, और उसका एक स्वरूप जो है ना एक स्वरूप नहीं रहता, और उसका स्वरूप भी बदलता जाता है। तो यहाँ इस तथ्य को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि सभ्यताओं का विकास बहुत प्राचीन काल में से हुआ, और उन प्राचीनतम सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता के साथ साथ और भी सभ्यता का विकास हुआ, मगर कॉन्टिन्यूअस जिस सभ्यता का विकास पहले हुआ और आज भी हो रहा है, और उसके साथ साथ और इस सभ्यता का और दूसरा सभ्यताओं का जो कॉम्बिनेशन है और जो मिश्रण है, वो प्रक्रिया हमारे यहाँ ही हुई है। यानी इस भूभाग की जो सभ्यता है ये पुरानी तो है ही सही, मगर लगातार या कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी सभ्यताएं इनका उदय हुआ, मगर वो आज उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। उन सभ्यताओं को मानने वाले या उन सभ्यताओं पर विश्वास करने वाले लोग जो है, हो सकता है कि हो, मगर वो उतना संगठित नहीं है या उनको उतना ज्ञान नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वहाँ की, जो उनका बहुसंख्यक वर्ग है, वो पूरी तरह से अपने आप को जो है ना किसी दूसरी परिभाषा में शामिल, उसमें पार्टिसिपेट करना है। इसीलिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर अधिक गर्व करने या उस पर विश्वास करने, और उसके जो भी मूल तत्व हैं, क्योंकि उन मूल तत्वों पर का आज भी जो है उसका असर जो है वो पड़ा है उसका असर।
तो आप इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे या नहीं हुए थे, महाभारत हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि बिलीव्स अलग होती हैं और जिसे कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अलग होती है। अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का सहारा लेंगे तो शायद हम पाएंगे कि भगवान राम हुए थे या नहीं हुए थे, मगर उनके अस्तित्व को और भारतीय मानसिकता पे भगवान राम का ऊपर अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो फिर हम कुछ भारतीय मानसिकता के ऊपर जो है ना, उनकी बिलीव्स के ऊपर जो है, हम एक तरह से कहिए कि प्रहार करें। मगर एक बार हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की भी बात वहां से भी चालू करें तो क्या भारतीय सभ्यता का विकास एक विशाल भूखंड के ऊपर नहीं था? इस तथ्य को कौन अस्वीकार कर सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था? सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया था? इसके हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है हमारे सामने। इसके ऊपर तो विवाद नहीं किया जा सकता कि एक समय में अफगानिस्तान जैसे हम आज कहते हैं, कांधार जिसे कहते हैं, और इसके आगे भी बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार हुआ था और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल एविडेंस उपलब्ध है। ये कोई नया तथ्य नहीं है और इसे विवादास्पद जो है ना नहीं बनाया जा सकता। ये तथ्य है कि गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने एक धर्म का प्रचार जो है ना इस भूभाग में किया था और वामयंत के अलावा विशालकाय जो है ना गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं जो है ना इस भूभाग में, जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, वहां पे आज भी मौजूद। वहां पे मठ थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का अस्तित्व को कोई स्वीकार कर सकता है? अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें बदलाव क्या हुआ जब इतनी समृद्ध हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर है, इतना हमारा जो है ना विस्तार है। इसके भी पहले हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि सिंधु घाटी की सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता और आर्यों का यहाँ पे आना, ये सब भी जो है ना भारतीय सभ्यता के पुरातन एंशिएंट जो है ना एविडेंस उपलब्ध हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि द्रविड़ सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं है। और इस तथ्य से भी आप इनकार नहीं कर सकते, विवाद नहीं कर सकते कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों सभ्यताओं का विकास साथ साथ हुआ था या नहीं हुआ था।
मगर वास्तुकला के हिसाब से आप कह सकते हैं कि द्रविड़ सभ्यता थोड़ी भिन्न थी, मगर आचार विचार उनमें संघर्ष की स्थिति हुई। संघर्ष की स्थिति कब पैदा हुई? जब एक भूभाग से एक अलग धर्म का उदय हुआ और वो धर्म जो है फैलते फैलते टर्की तक पहुंचा और वहां से सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। उन्हें इस भारतीय भूभाग का ज्ञान हुआ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उत्सुकता तो होती है। वो यहाँ की जो दौलत है, जो धन धान्य है, जो आर्थिक जो है यहाँ की उन्नति है, यहाँ का जो रहन सहन है, वो उसकी ओर आकर्षित है। इसीलिए सबसे पहला आक्रमण अगर आक्रांताओं ने किया तो वो सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर क्यों आए वो? क्योंकि वहां पर जो है ना अपार धन था। वो धन को लूटने आए थे, अपने धर्म का प्रचार करने नहीं आए। उन्होंने कई प्रयास किए, चालुक्य राजाओं ने प्रतिकार भी किया, मगर संगठित होकर प्रतिकार करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश नहीं थी। सोमनाथ का मंदिर टूटा, वहां से दौलत लूटी गई और आक्रांताओं ने वहां की दौलत अपने साथ लेके जो है भारतीय भूभाग को छोड़ दिया। वो जानते थे कि यहाँ पर भूभाग को अपने राज्य में सम्मिलित करना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपना बस एक लक्ष्य बनाया कि आओ यहाँ पे लुटेरों की तरह लूटो और जो भी आप लूट सकते हैं, चाहे वो धन हो या स्त्री हो, उनको लूट के अपने साथ ले जाओ, इससे आगे नहीं कुछ। जब उन्होंने यहाँ के जो समय की जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसको जो है ना थोड़ा सा उन्होंने और समझा, तब फिर जो है उनकी नजर जो है इस भूभाग को अपने में शामिल, अपने राज्य में शामिल करने का प्रयास चालू किया। ये प्रयास सम्मिलित रूप से उन्होंने किया। पृथ्वीराज चौहान को जब उनके राज्य पे लगातार आक्रमण हुए तो वहां से जो है आप कह सकते हैं कि एक धर्म विशेष का प्रभाव जो है पड़ना चालू हुआ। अब भारतीय उस समय जो दूसरे राजा थे, उन्होंने जो है अपने आपसी वैमनस्य से, पृथ्वीराज चौहान का भी जो हार हुई थी, उसमें भारतीय राजा ही जयचंद ने जो है ना गौरी को आमंत्रित करके गौरी का साथ दिया था। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं को उन्होंने जो आक्रमण किया, वो जानते थे कि उनकी संख्या बल बहुत कम है, उनके सैनिक बल बहुत कम है और यहाँ का अधिकांश जो समाज है, जैसे हम आज की तारीख में हिंदू समाज कहते हैं, वो संख्या बल में उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। इसलिए उनकी राजनीति जो है ये थी कि इस समाज से कुछ तत्वों को तोड़कर अपनी तरफ किसी तरह से इनकी आपस की लड़ाई को जो है ना उसका फायदा अपने लिए कैसे किया जाए। तो कभी कोई
इस तरफ झुक जाता था हमारे राजा, कभी इस तरफ झुक जाते थे। इस तरह से धीरे 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 जो है ना हमारे यहाँ विदेशी एक अलग संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास चालू हुआ। और इसमें टर्क्स अलग तरह से आए, मुगल्स भी आए, मंगोल्स भी आए। उन्होंने अलग अलग तरह से जो है ना अलग दिशाओं से भारतीय भूभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये सब हिस्ट्री का अंश है और मेरा जो आपसे चर्चा का विषय है वो हिस्ट्री का एनालिसिस नहीं है, मगर वर्तमान भारतीय राजनीति को समझने के लिए इन आधार बिंदुओं को एक निरपेक्ष दृष्टि से समझना आवश्यक है। जब कोई विदेशी आक्रांता आता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि यहाँ का जो वर्तमान समाज है, बहुसंख्यक समाज जो है, वो हिंसक नहीं है, वो प्रतिरोध नहीं करता, वो चुपचाप देखता रहता है, चुपचाप सह लेता है। तो वो सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनके मोरल को तोड़ने के लिए जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं उन पर हमला करता है। तो हमारे उस समय के जो प्रतीक चिन्ह थे, जो हमारे मंदिर थे, हमारे जो पौराणिक चरित्र थे, क्योंकि उन्हीं पौराणिक चरित्रों का, उन्हीं एंशिएंट कैरेक्टर्स का बहुसंख्यक समाज यहाँ पे उपासना करता था और ऐसा सोचता था कि शायद ये प्राचीन नायक उसकी रक्षा करे। जैसे अगर मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई, हमारे हम ये कल्पना करते रहे, हो सकता है कि उस समय लोग कल्पना कि भगवान कृष्ण आके जो है ना इसकी रक्षा करें। इसी तरह जब काशी में उन्होंने भगवान शिव की नगरी में अपना डिस्ट्रक्शन चालू किया मंदिरों का, तो हो सकता है कि उस समय के भक्तों ने ऐसी कल्पना की हो कि भगवान शिव आके जो है ना उनकी रक्षा की। मगर वो जो हमारे आस्था के प्रतीक थे उनका ध्वंस तो हुआ, और इन विध्वंसों का आज हमारी भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये कोई इसमें विवाद की संभावना नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी पहले हो चुका है और आज जो हो रहा है, इन घटनाओं के तारतम्य को, इनके कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट को आप जो है ना नकार नहीं सकते। इसकी तरफ आप मुख मोड़ नहीं सकते कि क्या था और क्या है और आगे क्या होगा। इन तीनों के बीच में गहरा संबंध है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में भी चर्चा इसकी जारी रखेंगे। इस वीडियो को अभी मैं यही विराम देता हूँ। आपने जितना इस वीडियो को सीखा, इसमें अगर कोई आपको विश्लेषण तो बहुत सारे किए जा चुके हैं और
हो सकता है कि इसमें आपको कुछ एक अलग दृष्टिकोण सामने आया हो, तो अपने आप कमेंट्स को या अपने मत को जो है सामने रखकर एक बार मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद।